Am I audible? Audio is clear. Can you see screen? Is it visible to you? I want you to ensure that screen is visible or not. Hello? Am I reach? Am I reaching to you? आज हम डिस्कस करेंगे डर्मेटोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। आज हम इस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में हम हेयर, नेल्स और स्किन की स्टडी करते हैं। ठीक है, हेयर, नेल्स और स्किन की स्टडी करते हैं। स्किन की स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। बहुत सी ऐसी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे एक्जिमा है, ईचिंग है, रेडनेस है, या सोरासिस है, स्किन पे होने वाले प्रॉब्लम्स, जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें डर्मिस की स्टडी करना जरूरी है। डर्मिस वर्ड से ही आया है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, हम उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, या हम उनको स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन। ठीक है, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। ठीक है, और हमारे बॉडी पर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, कहीं पर कम हेयर प्रेजेंट होते हैं, काफी स्मॉल और टाइनी हेयर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर हेयर्स होते ही नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में हेयर्स होते हैं हमारे हेड पर, हमारे स्कैल्प पर। और ऐसी जगह जहां हेयर बिल्कुल नहीं होती वो है हमारे हथेली, हमारा जो पाम है इसमें नहीं होते हैं। और हमारे सोल ऑफ द फीट, हमारे पैर के जो तलवे होते हैं वहां पर भी हेयर एब्सेंट होते हैं। और ग्लांस पेनिस पर भी एब्सेंट होते हैं। और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा टाइनी हेयर्स होते हैं, जैसे हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, वो सामान्यतः नजर नहीं आते। लेकिन जो लोग स्किन पे, फेस पे ब्लीचिंग करवाते हैं, उनके वो हेयर्स और ब्लैक की जगह सुनहरे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो जब हम फेस पे ब्लीचिंग करते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर हमारे जो टाइनी स्मॉल फेशियल हेयर्स हैं उनको वो सुनहरे कलर का कर देता है। तो वो सुनहरे कलर की वजह से फेस पे थोड़ा सा एक चमक आती है, एक ग्लो आता है। तो हेयर ब्लीचिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे बॉडी पार्ट है जहां पर हमने देखा काफी हेयर्स हैं, कहीं कम है और कहीं हेयर्स नहीं है। क्या हमारी बॉडी में हेयर का कोई रोल है? डेफिनेटली, हमारी बॉडी में हेयर का रोल है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, उनमें बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और हेयर हमें ब्यूटीफाई भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हेयर एक औसेसी अंग की तरह है, पर ऐसा नहीं है। हेयर का हमारी बॉडी में अभी भी रोल है। अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग की डेफिनेशन आप में से कोई बताएगा? पहले जब हम लोग डेवलपमेंट के दौरान में, जब आदि मानव पेड़ पत्ती खाता था, टी, फल फ्रूट खाता था, उस टाइम पे उसका जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो काफी डेवलप था, क्योंकि उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब हम पका हुआ भोजन करते हैं, तो हम सेल्यूलोज को हमें डाइजेस्ट करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी एनिमल्स में होती है, और जितनी पहले हमारे अंदर भी थी डेवलपमेंट के दौरान, बहुत एंशियंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई आदि मानव की जो प्रजातियां हैं, होमोसेपियंस है, क्रोमैग्नान है, इन्हीं में से एक प्रजाति से इंसान डेवलप हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत थी,
अब उसकी जरूरत नहीं है तो वो बॉडी में एक्टिवली काम नहीं करता है। यदि उसको सर्जरी के थ्रू बॉडी से काट के बाहर भी निकाल दिया जाए तो भी हमारा सर्वाइवर पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही हेयर को भी काउंट किया जाता है कि ये अवशेषीय अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेयर का भी हमारी बॉडी में काफी यूजेस हैं। हमारे जो ईयर होल्स होते हैं उसमें जो स्मॉल हेयर्स होते हैं वो किसी भी डस्ट पार्टिकल को हमारे ईयर के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग है, हमारी नेजल कैविटीज, हमारी नेजल कैविटी में स्मॉल टाइनी हेयर्स होते हैं, और ये हेयर्स का फंक्शन होता है वो किसी भी चीज को डायरेक्टली हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देते, जिससे कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में नहीं जाता है। तो हेयर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपके आई लैशेस, जो आई में हेयर होते हैं, आपने देखा होगा कभी ज्यादा धूल आ जाए तो आपके जो आई के हेयर से यहाँ पर धूल जम जाती है, तो हमारी आंखों में डस्ट पार्टिकल को डायरेक्ट उसकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं हेयर्स। तो हेयर्स का हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे जो हेड के हेयर है, स्कैल्प के हेयर है, ये हमें ब्यूटीफाई भी करते हैं और हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमें ब्यूटीफाई करें। ठीक है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? इंटेग्यूमेट्री सिस्टम पे, क्योंकि इंटेग्यूमेट्री सिस्टम डायरेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन हमारे इंटेग्यूमेट्री सिस्टम से ही आता है। जब आप किसी को देखें तो आपको उसकी स्किन नजर आएगी, उसके हेयर नजर आएंगे, उसके को नेल्स नजर आएंगे, तो इसीलिए ये काफी हमें अट्रैक्टिव बनाता है। तो आज हम इंटेगोमेट्री सिस्टम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन देखेंगे, और हेयर देखेंगे, और नेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे नेल्स कैसे बने होते हैं, हमारे हेयर कैसे बने होते हैं, कैसे हम इनकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम इनकी केयर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इंटेगोमेट्री सिस्टम पर होती है, डिसीज डिसऑर्डर, और उनके ट्रीटमेंट क्या है, और कैसे हम लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके हमारे इंटेगोमेट्री सिस्टम को हेल्थी बनाए रख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में हम हेयर, नेल और स्किन की स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो स्किन है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है। हमारे स्किन में 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है। हमारी जो स्किन होती है इस पे टाइनी हेयर प्रेजेंट होते हैं, और स्किन में सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि ऑयल सिक्रीट करता है। ठीक है। और स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि पसीना सिक्रीट करते हैं। और पसीना आना क्यों जरूरी है? इससे हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। यदि हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है तो वो स्किन के थ्रू भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है। कुछ ड्रग्स भी ऐसी है जिनका स्वेटिंग के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारे स्किन से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। तो स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कार्डियक वर्कआउट किया करो, एक्सरसाइज किया करो। है ना, 30 मिनट आपकी हार्ट बीट फास्ट चलनी चाहिए। जब आपकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी, आपका हार्ट यदि प्रॉपर पंपिंग करेगा, तो ब्लड के हर पार्ट को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है। आपके हेयर स्कैल्प को यदि न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपको एलोपेशिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, हेयर फॉल जिसको हम कहते हैं। है ना, बाल्डनेस मतलब गंजापन। ठीक है। कुछ ड्रग्स भी ऐसे हैं जिनके कंजप्शन से हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखें। इससे हम बहुत सारी फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, तो बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं फूड, उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन अवशोषित करती है, जिससे हमारे अंदर किसी भी प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन और मिनरल्स, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, और हमारे बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपरली ऑपरेट होते हैं, जिससे हम हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। तो हमारी स्किन का, नेल्स का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेल्स में भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। आपके हेयर्स में यदि इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि नहाने के बाद आप हेयर को प्रॉपर नहाते समय उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो उस केस में हेयर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आपको जो शैम्पूज आप यूज करोगे उसमें ऐसे ड्रग्स होंगे जो कि फंगस को किल करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो फंगस को किल करते हैं हम उनको एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं।
ऐसे शैम्पूज जो हेयर में होने वाले, हेयर स्कैल्प पे होने वाले फंगल को ट्रीट करते हैं, उनमें कैटाकोनाजोल नाम का एक्टिव प्रिंसिपल डला होता है। ये एक एंटी फंगल ड्रग होता है। और इसी की वजह से जब हमारे स्कैल्प में इरिटेशन हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, पैचेस का फॉर्मेशन हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, रूसी रूसी का जो प्रॉब्लम है ना। तो ये सब कब होता है? जब हमारी स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, हमारे स्किन का जब मॉइस्चर रिमूव होने लगता है, ड्राइनेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करती है जो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसमें से एक है SLS। SLS का फुल फॉर्म होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। पैराबेन्स है, हैलेट्स है, डिटर्जेंट्स हैं। ये कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यूज करती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, हमारे हेयर को डैमेज करते हैं। तो जब भी हम कभी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें तो हमें उनके इंग्रेडिएंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट को लेवल पे चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ कंपनीज तो ऐसी भी है जो प्रोडक्ट के लेबल पे मेंशन नहीं करती डिटेल कि उसने किस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए हैं। ठीक है। तो हम कॉस्मेटिक का जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें उसके लेबल को जरूर पढ़ना चाहिए। लेबल क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट पर उसकी जानकारी किसी रिटर्न फॉर्म में चिपकाई जाती है। ठीक है, उसी को हम लेबल कहते हैं। तो लेबल से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी बैच नंबर क्या है, उसका बार कोड होता है जिसपे उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसको यूज करने के लिए कोई यदि इंस्ट्रक्शन है, कोई प्रिकॉशंस हैं, है ना, या स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेबल पे हम देख सकते हैं। और लेबल कहाँ प्रेजेंट होता है? कंटेनर पे। कंटेनर क्या होता है? जिसमें कोई भी कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, उसको हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल पे किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रोपिक्स क्या होते हैं। ये सब डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। न्यूट्रोपिक्स ऐसी दवाइयां होती है जो हमारे कॉग्निशन फंक्शन को बढ़ाती है, हमारी मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर, हमारी याददाश्त को इम्प्रूव करती है, एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, जिनको हम स्मार्ट ड्रग्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे दिमागीन आता है एक हमदर्द कंपनी का, इसको खाने से मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर बढ़ता है। और एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन भी है जो कि आयुर्वेदा में प्रिस्क्राइब की गई है, उसका नाम है ब्रह्म रसायन। इन मेडिसिन को खाने से, ये च्यवनप्राश चटनी के फॉर्म में आती है, पेस्ट के फॉर्म में, और इससे हमारा नर्वस सिस्टम हेल्थी बना रहता है। ठीक है। तो हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए बॉडी के सभी ऑर्गन का स्वस्थ रहना काफी जरूरी है। और चूंकि हमारा स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता बिकॉज ऑफ स्किन, क्योंकि स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर स्किन नहीं है ना। तो स्किन का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी केमिकल हमारे स्किन को हार्म पहुंचाते हैं, वो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं फेयरनेस की वजह से, और काफी ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जिनको अपनाने की दृष्टि से वो लोग ऐसे हार्श केमिकल यूज करते हैं जिनसे उनके स्किन और हेयर डैमेज होते हैं। और स्किन और हेयर के डैमेज होने से आपकी जो ब्यूटी है वो भी कम होती है, और फिर आपकी बॉडी में ऊपर सरफेस पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपने सैलिसिलेट का नाम सुना होगा, है ना। सैलिसिलेट भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है। आपने देखा होगा कुछ फेस वॉशेस आते हैं मार्केट में जिसमें सैलिसिलेट्स चले होते हैं, लेकिन हमें उसका कंसंट्रेशन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि सैलिसिलेट्स का कंसंट्रेशन किसी फेस वॉश में ज्यादा होगा तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हमारी स्किन जल सकती है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक एसिड है, और एसिड हमें लो कंसंट्रेशन में यूज करना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 1.5% से ज्यादा एडिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री क्या है, इन केमिकल्स का ओवर यूज इसलिए करती है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहती है। पर ज्यादा इफेक्टिव बनाने के चक्कर में साइड इफेक्ट्स को भी इनविटेशन दिया जा सकता है।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हेयर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हेयर हमारा केराटिन प्रोटीन का बना होता है। हेयर हमारे डेड होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ग्रो फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि ये रूट से कनेक्टेड रहते हैं, बाल अपनी जड़ से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर आप स्किन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये है आपके स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन को आर्टरी और वेन्स नरिशमेंट देने का काम करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। 16% ऑफ द बॉडी वेट इज कम्स फ्रॉम स्किन। ये देखिए, इसकी सुपरफिशियल इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, फिर डर्मिस, और उसके बाद फिर हमारी स्किन की अपर लेयर पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्किन का जब आगे एक्सटेंशन होता है तो हमारे हेड के जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे जो स्कैल्प होता है वहां पर भी स्किन्स होती हैं, है ना। और वो स्किन में आपका क्यूटिकल्स होता है जिसको हम कहते हैं बाल, बाल की जड़। और उसी क्यूटिकल से फिर आगे हेयर ग्रो होता है। हेयर हमारे हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचाते हैं, और किसी भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, और डिहाइड्रेशन से हमें बचाते हैं, ठीक है। और समर सीजन में स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। और स्किन स्किन पे जब सनलाइट एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस भी होती है। और हमारी स्किन पे डेंड्राइट सेल्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। और हमारी स्किन पे सेंसरी रिसेप्टार्स भी होते हैं जो हमें एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं और हमें सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, ठंडी गर्मी का एहसास कराते हैं। यदि कोई हमें टच करे तो हमें फील होता है। तो स्किन पे हमारे सेंसरी रिसेप्टार होते हैं। तो स्किन के भी काफी फंक्शंस हैं, है ना। विटामिन की सिंथेसिस करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, हमें ब्यूटीफाई करना, ठीक है, और स्वेटिंग के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। स्किन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है स्किन। स्क्रीन से ही कुछ एक्सक्रीशंस होते हैं स्वेटिंग के थ्रू। ये है बाल्डनेस की प्रॉब्लम। यदि कोई अपने हेयर्स का ध्यान ना रखे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो बाल्डनेस की प्रॉब्लम आती है। इसमें सामने से हमारे हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल मतलब बाल झड़ने की समस्या, और यही आगे चल के गंजेपन में भी बदल जाती है। जो एंटी कैंसर ड्रग होती है उनका कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेयर फॉल। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनके लंबे समय तक सेवन करने से गंजापन आता है। और गंजेपन का एक कारण जेनेटिक्स भी होता है, मतलब अनुवांशिकता के आधार पे भी किसी व्यक्ति के बाल झड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्किन का स्ट्रक्चर समझा। स्किन की लेयरिंग हमने देखी कि किस तरह की लेयरिंग स्किन में होती है। जो हाइपोडर्मिस होती है इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। इट इज अ लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें यहाँ पर एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है इंसुलिन का इंजेक्शन जो कि सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो ये हमारी स्किन की लेयरिंग में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को ही हम सबक्यूटेनियस भी कहते हैं। देखिए, दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जिसपे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये है सेकेंड लेयर डर्मिस। और थर्ड लेयर है सब सबक्यूटेनियस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में ही यहाँ पर आर्टरीज प्रेजेंट होती है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्किन को। अब जो स्किन है बेटा, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। हमारी स्किन को भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो कि डिफ्यूजन के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू हमारे स्किन को प्रोवाइड किया जाता है। स्किन में केराटिनॉइड सेल होती है। केराटिनॉइड सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये केराटिन का फॉर्मेशन करती है और हमारी स्किन को एक प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड करती है जिससे स्किन प्रोटेक्शन कर सके। हेयर का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे स्कैल्प को यूवी प्रोटेक्शन से बचाता है, एक कुशनिंग इफेक्ट देता है। कोई भी फिजिकल शॉक हो, मैकेनिकल शॉक हो, तो उससे हमारे हेड को बचाता है। एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे नोस्ट्राइल्स में, ईयर्स में, और आई लैशेस जो हमारे हेयर्स होते हैं ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस को डायरेक्ट हमारे बॉडी में इंटर नहीं होने देते। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा स्कैल्प। स्कैल्प से यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर बाहर की तरफ
ग्रो अप होते हैं। और ये जब यहाँ ड्राइनेस हो जाती है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, तो मॉइस्चर रिमूवल की वजह से यहाँ के जो ये स्कैल्प है इसकी शेडिंग होने लगती है, और इसी शेडिंग को हम रूसी या डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ का प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इसका एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। ज्यादा यदि कोई ओवर थिंकिंग करेगा, तनावग्रस्त रहेगा, तो वो गंजा हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप मेडिटेशन के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की हसल बसल लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चों को भी हेयर फॉल होने का प्रॉब्लम होने लगा है। युवावस्था से ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और 40-45 तक तो बाल झड़ने लगते हैं। मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था, तब बताया था विटामिन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। तो हेयर के लिए कौन सा विटामिन ज्यादा जरूरी होता है? बायोटीन, जिसको हम B7 कहते हैं। और इसकी जरूरत कितनी होती है? मेल में 25 mcg पर डे, और फीमेल में 30 mcg पर डे। ठीक है। फीमेल में B7 की थोड़ी नीड ज्यादा होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, माल नरिश्ड पर्सन है, रैप जिनको बहुत ज्यादा, जिन्होंने एक्सरसाइज करके अपने वेट को कम कर लिया है, या जो तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, तो उन लोग में थोड़ा सा डेफिशिएंसी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यदि कोई हेयर लॉस का प्रॉब्लम हेरिडिटरी रीजंस की वजह से है, तो उसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीन में ही है ना। तो जो कुछ बेटा हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे हमें एग से मिलता है ना, बनाना से मिलता है, मिल्क से मिलता है, हमें ये डाइटरी सोर्सेज से बायोटीन मिलता है। बायोटीन एक प्रकार का, मैंने आपको बताया था, हार्मोन और एंजाइम्स, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का जो स्मॉल फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है। तो जो केराटिन प्रोटीन होता है, जिससे हमारी स्किन बने होती है, तो स्किन में एक हार्डनेस होती है। ठीक है। और स्किन की जो अपर लेयर है, ये जैसे जैसे हम नहाते हैं, तो हर 2-3 महीने में इसकी शेडिंग होते रहती है, और नीचे से नई स्किन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारे स्किन की प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हमें साफ सफाई रखना, डेली नहाना समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, स्कैबीज जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और हमारी डाइट भी प्रॉपर होना चाहिए, हमें प्रॉपर सोना है, हमें नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अब हमारे हेयर का जो कंपोजिशन है, इसमें होता है केराटिन प्रोटीन, इसमें मॉइस्चर होता है 15%, मिनरल्स होते हैं 4%, और पिगमेंट्स होते हैं 1%। ये हमारे हेयर का कंपोजिशन है। हमारे हेयर के कंपोजिशन में मेजर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और यदि हमारे हेयर मॉइस्चराइज ना रहे, तो हमारे जो हेयर्स की लेयरिंग होती है वो डैमेज होने लगती है, जिससे बाल रफ हो जाते हैं। तो हेयर को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें हेयर्स की ऑयलिंग करनी जरूरी है, स्कैल्प की ऑयलिंग करनी जरूरी है, तो ताकि वहां से मॉइस्चर रिमूव ना हो। जो लोग बहुत ज्यादा शैम्पू करते हैं, उनके स्कैल्प से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, और उनकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, हेयर रफ हो जाते हैं, और फिर उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फॉलिकल। ठीक है। ये है हेयर रूट बल्ब, बाल की जड़। ठीक है, जहां से बाल निकलता है। और ये होता है आपका डर्मल पेपिला। ये वाला एंड जो है, ये डर्मल पेपिला है। ये है हेयर फॉलिकल। ये है हेयर रूट बल्ब। और यहाँ पर है आपकी ये एपिडर्मिस लेयर। और ये जो ऊपर जो हेयर का हमें पार्ट नजर आता है, इसको हम हेयर शेफ्ट कहते हैं। ठीक है। ये आपका हेयर शेफ्ट है। ये वाला पार्ट जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड हेयर शेफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या होता है? पसीना। ये पसीने का फॉर्मेशन करती है, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और ये है हमारी ब्लड वेजल्स, जो कि स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्किन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो इमेजेस है बेटा, ये हेयर ट्रांसप्लांट की इमेज है। आपने देखा होगा कभी, यदि हेड में चोट लग जाए, तो वहां के बाल जब टूटते हैं, तो उनके जो बाल के जड़ है वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उस जगह पर कभी भी बाल नहीं आते। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हेयर फॉल हो जाता है परमानेंट, तो पीछे के बाल के जो रूट
रूट होते हैं, बाल की जड़ जहां से बाल निकलते हैं, उन्हीं को आगे की तरफ ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे आगे हेयर्स आने लगते हैं। ये एक मिनॉक्सिडिल ड्रग है बेटा, जो कि एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये हमारे वेन्स को डायलेट कर देता है, डायलेट मतलब फैला देता है, जिससे ब्लड की सप्लाई हमारे स्कैल्प में बढ़ जाती है और हमारी हेयर ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है। तो ये ड्रग का नाम आप याद रखोगे, मिनॉक्सिडिल। ये एक वेसोडायलेटर कैटेगरी का ड्रग है। वेसोडायलेटर मतलब वेसल्स को फैलाने वाला, वेसल्स को डायलेट करने वाला। ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड ज्यादा सप्लाई होगा तो हेयर ग्रोथ ज्यादा बेटर होगी, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम में काफी रिलीफ मिल जाएगा। सर इसके आपने देखा होगा। डिसएडवांटेज नहीं है? हाँ, इसका डिसएडवांटेज भी है बेटा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब मिनॉक्सिडिल को यूज करता है ना, तो उसके फेस पर भी हेयर्स आने लगते हैं। उसका जो स्किन है, फेस का स्किन है, उस पे भी हेयर्स आने लगते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है मिनॉक्सिडिल का, है ना। मिनॉक्सिडिल ड्रग वैसे तो बेटा यूज किया जाता था पहले हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, है ना। हाइपरटेंशन के पेशेंट में क्या होता है बेटा, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है और जो हमारी फाइन आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक होने लगती है, उसमें एक्यूमुलेशन की वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में पहले ये ड्रग यूज किया गया, लेकिन रिसर्च के बाद ये पाया गया कि ये हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है ना। तो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए इसको जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि इसके रिजल्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी है। ऐसा कोई ड्रग नहीं बेटा एलोपैथिक में जिसके साइड इफेक्ट ना हो, है ना। अब आयुर्वेदिक ड्रग के साइड इफेक्ट कम इसलिए होते हैं क्योंकि आयुर्वेद से जो हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो काफी नेचुरल रॉ फॉर्म में होते हैं, है ना। और ये जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको प्रोसेसिंग के थ्रू बनाती है ना, तो इसमें साइड इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट है आपका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। तो हमारी स्किन बेटा केरेटिनाइज्ड होती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। हाँ, एक चीज और है बेटा, जो लोग मतलब जिनमें एडिपोज टिश्यू काफी बढ़ने लगता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ठीक है, उनको हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां यूज करते हैं उनकी भी वजह से हेयर लॉस होता है, ठीक है। मतलब जो हाई बीपी के पेशेंट है उनको हेयर लॉस दवाइयों की वजह से हो सकता है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हेयर लॉस का कारण बनती हैं। तो जो वो जब दवाइयां जब तक चलेगी, जब तक बाल झड़ना नहीं रोका जा सकता। और सोसाइटी में एक मिथ है बेटा कि किसी के जैसे थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर का एक ग्रोथ साइकिल होता है ना। उस ग्रोथ साइकिल के हिसाब से डेफिनेटली थोड़े बहुत बाल तो झड़ेंगे ही, आप कितने ही कुछ कर लो, है ना। और थोड़े बहुत बाल यदि पकते भी है तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि बढ़ती एज के साथ हमारी बॉडी वैसी नहीं रहती जैसे हम पैदा हुए थे तब थी, है ना। किसी छोटे बच्चे को कहाँ डैंड्रफ होता है, किसी छोटे बच्चे के बाल नहीं झड़ते, है ना। अब जैसे आपने देखा होगा, रामदेव बाबा इतना एक्सरसाइज करते हैं, इतना व्यायाम करते हैं, क्या उनके बाल नहीं पक रहे, है ना। आपने देखना उनके वीडियो, उनके भी थोड़े बहुत बाल पक रहे हैं, जबकि वो तो बहुत ज्यादा ऐसे आसन करते हैं, शीर्षासन करते हैं उसके बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि व्यायाम एक्सरसाइज करोगे तो आप अमर हो जाओगे। आप अमर नहीं हो सकते। जो बना है उसको मिटना है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन जीवन में क्वालिटी होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से आप 25 30 साल 35 साल 40 साल की एज में गंजे हो गए, आपकी लापरवाही की वजह से। ये नहीं होना चाहिए। बाकी बाल तो पकना तय है, हो सकता है बाल झड़ भी जाएं, है ना। पर बाल झड़ना उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पूरे बाल पक सकते हैं लेकिन झड़ते बहुत ही कम है बाल, यदि आप बालों का ध्यान रखोगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे तो। आपने पहले देखा होगा, बहुत पहले एशियन टाइम में, है ना, महाभारत रामायण देखी होगी, पूरे बाल सफेद हो जाते थे लेकिन गंजे नहीं होते थे लोग, है ना। तो ये पूरा विज्ञान हमें समझना जरूरी है बेटा। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना। हम जब हेयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तभी तो सोसाइटी में जो बहुत सारे मिथ है वो हमारे माइंड से क्लियर होंगे, है ना। किसी ने कुछ भी कह दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो 1 साल तक क्या करते हैं, केवल स्किन और हेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सोचो, इतना ह्यूज स्टडी है ना। यदि आपको हेयर के स्ट्रक्चर को ढंग अच्छे से पढ़ना हो तो कम से कम साल भर का समय लगेगा। इतना डेप्थ में साइंस है, हेयर साइंस, स्किन साइंस,
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर केवल स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो स्किन पे हजारों टाइप का प्रॉब्लम होता है, पता है, और सब एक सी दिखती हैं, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कौन कर पाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। किसी नॉर्मल डॉक्टर को, आप फिजिशियन को दिखाओगे तो वो उतना बेहतर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो लगभग एक सी दिखती है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, स्कैबीज है, एक्जिमा है। एक्जिमा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। आपने देखा होगा प्राइवेट पार्ट पे एक्जिमा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि वहां पर सन एक्सपोजर नहीं मिलता है। सन एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से वहां की जो स्किन की क्वालिटी है वो खराब होने लगती है ना। आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज को धूप में सुखाते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सन का जो लाइट होता है उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, वो भी माइक्रोब्स को किल करने की पावर रखता है। आपने देखा होगा चावल यदि खराब होते हैं तो पुराने लोग पहले उसको थोड़ा धूप दिखा देते थे, तो उसमें से जो भी चीजें थी वो साइड निकल जाती थी। क्यों निकल जाती थी? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सनलाइट को सहन नहीं कर पाती, और वो फिर उस सनलाइट से दूर भागती है ना। तो आपने देखा होगा यदि कहीं लंबे समय तक कोई डिब्बा है, उसको उसके अंदर मॉइस्चर है, तो अपने आप ही वहां पर माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। या आपने देखा होगा कोई शर्ट है उसमें बहुत ज्यादा पसीना आया है, आप उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दो, तो वहां पर भी आप उसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सूक्ष्म जीव नजर आएंगे, है ना। तो सूक्ष्म जीव क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वहां पर सेल डेवलप होने लगे हैं। तो आपका बेटा डाउट क्लियर हुआ? किसने पूछा था ये सवाल? परख मैंने पूछा। हाँ, क्लियर हुआ परख? हाँ हाँ या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है बेटा स्किन का स्ट्रक्चर, है ना। हेयर का स्ट्रक्चर तो नहीं पूछते, मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है ना। बाकी आपसे एग्जाम में पूछते हैं स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन की आपको लेयरिंग बतानी है, स्किन के फंक्शन पूछते हैं, स्किन के काम क्या होते हैं, और स्किन में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो उसमें आप एक्जिमा एक्सप्लेन कर देना, है ना। एक्जिमा है, स्कैबीज है, ऐसे चार पांच नाम लिख देना। और पिंपल्स होते हैं स्किन पे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो। चलो ठीक है। अब आप मुझे बताओ जनरली जैसे हेयर फॉल के क्या रीजन हो सकते हैं? क्यों मतलब बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? हम्म। क्यों स्ट्रेस, पर? हम्म। जेनेटिक रीजंस, हाँ, जेनेटिक, वेरी गुड। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, वेरी गुड। और अ, बालों के फॉलिकल्स तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचना। सो हम्म। एक वो रीजन हो सकता है। आई मीन या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली वो ब्लड वहां तक पहुंचता नहीं। सो वही एक मीनिंग है। डैंड्रफ, वेरी मॉइस्चर ना मिल पाना। वेरी गुड। और बहुत अच्छा आंसर दिया परग आपने, है ना। ठीक है, ये आपने जितने भी कारण बताए बेटा बिल्कुल सही कारण है ना, यही कारण है। और एक कारण कुछ मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा जो शायद आपको पता हो। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें हीट हो, है ना, या जैसे स्टूमुलेंट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे जो लोग जिम जाते हैं कैफीन का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, उनमें भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और यदि प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते, आपने देखा होगा यदि हल्का सा हीट आप अप्लाई करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस एरिया में। जैसे आपको नी पेन हो रहा है और आप उसमें से ऑयल को हल्का सा गर्म करके वहां अप्लाई करोगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता है। वो दर्द कम क्यों होता है बेटा? क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो हमारे बॉडी में यदि हर पार्ट पे ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी ना तो वो पार्ट हमारा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब हम हेयर की ऑयलिंग करते हैं तो हल्का सा ऑयल जेंटली गर्म होना चाहिए। गर्म तो नहीं बोलूंगा, मतलब एकदम ल्यूक वार्म जिसको बोलते हैं ना, हल्का सा उतना गर्म होना चाहिए। तो उससे भी हमारे स्कैल्प की हम केयर कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं,
शैम्पू कंडीशनर यूज करना गलत नहीं है, लेकिन हमको उसकी कंपोजिशन देख लेनी चाहिए। 100 में से एक दो ही शैम्पू कंडीशनर ऐसे हैं जो हमारी बालों के लिए अच्छे हैं, लेकिन कंपनी इतनी जबरदस्त मार्केटिंग करती है कि जितने भी फर्जी प्रोडक्ट है वही लोग ज्यादा खरीद के लगाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। लेकिन जो अच्छे अच्छे केमिकल, इसके लिए आपको कॉस्मेटिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल यूज हो रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स में है, आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ये सब आपको पढ़ना है गहराई से। और यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप अपने लिए अच्छे से अच्छे शैम्पू का, कंडीशनर का, क्रीम का, मॉइस्चराइजर का, हेयर ऑयल का आप खुद ही सिलेक्शन कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो फार्मेसी करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको कॉस्मेटिक्स के बारे में भी पढ़ना है। बैचलर्स इन फार्मेसी में तो 6 महीने कॉस्मेटिक्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, कि लिपस्टिक कैसे बनती है, शैम्पू कैसे बनता है, क्रीम्स कैसे बनती है, डिफरेंट टाइप की क्रीम्स में क्या कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं, उनका क्या परसेंट होना चाहिए, कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो सेफ है, कौन से ऐसे हैं जिनके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। जब आप ये सब पढ़ते हैं ना तो आपको कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और जब आप बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि केवल 1% मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत फायदा कर सकते हैं, बाकी 99% केवल मार्केटिंग के बेसिस पे चल रहे हैं, है ना। आप मुझे बताइए, जब कोई क्रीम की ऐड करवानी होती है तो ऑलरेडी 1000 फीमेल में से एक फीमेल को चुना जाता है जिसकी नेचुरली, जेनेटिकली स्किन बहुत अच्छी है, और उससे ऐड करवाई जाती है, और उसको कहा जाता है कि आप कहो कि डव साबुन से नहाने से हम इतने फेयर हो गए, है ना। तो बेटा, एक व्यक्ति का कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है वो जेनेटिकली भी होता है ना। और कोई यदि अपनी स्किन की थोड़ी केयर करे, हाइजीन को मेंटेन करे, तो एक दो शेड थोड़ा सा एक चेहरे पे चमक आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एकदम अफ्रीका का व्यक्ति, मतलब अमेरिकन हो जाए, है ना। या स्विट्जरलैंड के जो लोग होते हैं वहां के ठंडे प्रदेशों में, वहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है, उनको डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, है ना। सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है। जिन देशों में लोग नहाने के बाद ठंड, आपने देखा होगा धूप सेकते हैं, है ना। जानवर भी धूप सेकते हैं, पता है आपको। जानवरों को कभी आपने नोटिस करना, वो भी धूप सेकते हैं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी के सीजन में 12-1 बजे की धूप सेकी जा रही है। अर्ली मॉर्निंग का आपको सन बाथ लेना है। सन बाथ लेने से आपके बहुत से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो हर दिन कोशिश किया करो थोड़ा सा 5-10 मिनट सन बाथ लेने का, है ना। और बहुत ज्यादा धूप में भी व्यक्ति निकलता है तो उसके उससे भी स्कैल्प के जो हेयर रूट है वो कमजोर पड़ते हैं हीट की वजह से, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और स्ट्रेस तो सबसे बड़ा रीजन है बहुत सारी बीमारियों का, है ना। तो ये सारी चीजों का आप यदि ध्यान रखोगे, मेटाबॉलिज्म यदि अच्छा होगा आपका, सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में होंगे, है ना, तो काफी हद तक हेयर फॉल को रोका जा सकता है। ठीक है। जैसे कुछ छोटी सर एक छोटी। कंट्रोवर्शियल सर एक क्वेश्चन है। हाँ। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि मतलब जो विटामिन डी का एक्सपोजर है, हम्म। वो सन से होता है, लेकिन किस टाइमिंग से, मतलब 8 to 10 या 11 to 1, ये कभी क्लियर नहीं हुआ है। ये बेटा आपका, जहाँ तक मैंने आयुर्वेद को थोड़ा बहुत स्टडी किया है ना, 9-10 बजे के आसपास की जो धूप रहती है वो बेस्ट होती है, 9 से 11 बजे तक की। ठीक है। मैक्सिमम 10 बजे तक की, बस। ये मैंने जो आयुर्वेद में जो कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। कोई यदि कहे कि सनबाथ आप 12 बजे के बाद लो तो मुझे ये यूजलेस लगता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ती है धीरे धीरे, और 12 बजे एकदम पीक पे पहुंच जाती है ना। तो 12 बजे जब पीक पे पहुंचती है ना, तब हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हीटिंग का, है ना। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो लंच का समय होना चाहिए वो 12 बजे होना चाहिए, और जो ब्रेकफास्ट का समय है वो सूर्य उदय के 3 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, ये ऐसा आयुर्वेद कहता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना। आप वाघ भट्ट जी का जो ग्रंथ है ना, उसके लिए आपको आयुर्वेद के ग्रंथों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। उसमें बहुत क्लियरली, यदि आपको वास्तव में मेडिकल साइंस को समझना है ना तो आपको आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, क्योंकि